सीटेट स्पेशल की तीसरी श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। तो अभी हम लोगों ने 20 प्रश्न सॉल्व किए हैं। आज 21 से शुरू करेंगे। तो 21वां है कि एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है। वह क्या कर रही है? पहला, वह बच्चों की पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है। दूसरा, वह बच्चों को संपूर्ण पाठ्य पुस्तक को पूर्ण रूप से न पढ़ने की आवश्यकता का संकेत दे रही है। तीसरा, वह आकलन के दृष्टिकोण से पाठ्य पुस्तक के महत्व को पुनर्बलित कर रही है। चौथा, कह रहा है वह विद्यार्थियों को सामर्थ्यानुकूल स्मरण करने को प्रेरित कर रही है। तो आप लोग गेस करिए कौन सा होगा। तो इसका पहला सही होगा कि वह बच्चों को पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है। ऐसा क्यों होगा? देखिए, अगर शिक्षिका जो द्वारा जो है किसी पाठ को, अगर पहले जो पाठ पढ़ाया गया है उसी पाठ से अगर जोड़ते हुए वह सारांश लिखना सिखाती है, तो ये बातें तो तय हैं कि अगर दोनों अलग अलग पाठों को जोड़कर अगर उनकी विषय वस्तु को संक्षेप में लिखकर जो है शिक्षिका बच्चों को पठन पाठन और लेखन शैली को अगर विकसित करना चाहती है, तो इससे क्या होगा, बच्चा जो है किसी भी विषय वस्तु को समझकर उसे संक्षेप रूप से क्या होगा, लिखने में समर्थ होगा या खुद लिख सकेगा। ठीक है, तो इसमें इसलिए आपका पहला सही होगा कि यह बच्चों की पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है। ठीक है, तो 21 का जो है आपका वो पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा जो है वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सा समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? पहला, अधिकाधिक सामान्यीकरण। दूसरा, सरलीकरण। तीसरा, विकासात्मक। और चौथा, अत्यधिक संशुद्धता। तो आप लोग गेस करिए कि इसमें कौन सा सही होगा। तो इसमें आपका तीसरा सही होगा, विकासात्मक। देखिए, इसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि विकासात्मक त्रुटि क्या है। ठीक है, देखिए विकासात्मक त्रुटि जो है किसी व्यक्ति द्वारा जो है की गई भाषा त्रुटि का जो संबंध होता है वो उसके द्वारा जो सीखी जाती है वो पहली भाषा से नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, अन्य भाषा से होता है, दूसरी भाषा से होता है या किसी और भाषा से होता है। ठीक है, अतः जो मातृभाषा सीखने वाला जो बच्चा होगा, ठीक है, उसको जो है उसी भाषा में क्या है, द्वितीय भाषा के रूप में सीखने वाला जो बच्चा है वो विकासात्मक त्रुटि करेगा। लेकिन जो बच्चा है वो प्रथम भाषा के रूप में सीख रहा है तो विकासात्मक त्रुटि नहीं करेगा। तो इसलिए आपका जो है इसमें तीसरा सही है। इस आपका कह रहा है कि परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है। यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? पहला, संज्ञान भावना। दूसरा, तनाव विलोपन। तीसरा, निष्पत्ति चिंता। चौथा, संज्ञान प्रतियोगिता। तो आप लोग गेस करिए कि कौन सा होगा। आपका पहला सही होगा। क्यों? देखिए, जो तनाव हो वो प्रत्यक्ष रूप से भावना से और किसी विषय वस्तु को अगर संज्ञान में लेने की क्षमता को प्रभावित करता है। ठीक, जो तनाव है आपका क्या है कि भावनाओं और जो विषय वस्तु के जो संज्ञान लेने की जो क्षमता है इसी को प्रभावित करता है। ठीक है, इसलिए परीक्षा में जो है वो तनाव निष्पत्ति से जो क्या है, संज्ञान जो भावना है आपकी उसका जो संबंध है वो स्पष्ट होता है। ठीक है, तथा तनाव जो है वो प्रत्यक्ष रूप से इस संबंध को प्रभावित करेगा। इसलिए आपका जो है वो पहला सही होगा, संज्ञान और भावना। 24 आपका कह रहा है कि एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसकी निष्पत्त्यात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है? पहला कह रहा है यह एक उपशामक उपाय है ताकि लोग अपने को आरामदायक महसूस कर सकें। दूसरा कह रहा है वह अपने विचार द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। तीसरा कह रहा है विद्यार्थियों को भविष्य के विकल्पों को चुनने हेतु यह एक अच्छा संभावित परामर्श है। चौथा कह रहा है इस कार्य को केवल अनुभवी कुशल व्यावसायिक विशेषज्ञ से कराया जा सकता है। इसमें आप लोग गेस करिए कि कौन सा सही होगा। इसमें आपका दूसरा सही होगा। क्यों होगा? देखिए, अध्यापक के लिए जो है सबसे बेहतर जो परामर्श है वह यह है कि वो अपने जो बच्चा है उसे सकारात्मक विचारों द्वारा जो है बच्चे के खोए हुए जो आत्मविश्वास है, ठीक है, और उनका जो है साइकोलॉजिकल जो है डेवलपमेंट करे या उसमें बढ़ोतरी करे। क्यों? क्योंकि देखो, अगर अन्य विकल्प को हम देखते हैं और अगर हम उसे कुशल विशेषज्ञ द्वारा किसी कार्य या प्रक्रिया को अपनाने के लिए बोलते हैं या बच्चे के कर्मिक और दीर्घकालिक आत्मविश्वास के निर्माण में की बात बोलते हैं, या हम बोलते हैं कि परिस्थिति अनुकूल परामर्श जो है ये होगा, तो ऐसा गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए, जब हम उसे क्या है कि जब उसे कुशल विशेषज्ञ द्वारा किसी कार्य को या प्रक्रिया को अपनाने की सलाह देंगे तो बच्चा जो है वो उनकी बात को तो समझेगा, लेकिन क्या उसके अंदर से जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो इसलिए अध्यापक को यह चाहिए, सबसे बेहतर जो रास्ता वो यही है कि वो अपने सकारात्मक विचारों द्वारा क्या करे, उस बच्चे के खोए हुए आत्मविश्वास को
जो है उसमें वृद्धि करे। जब उसका आत्मविश्वास आएगा तो बच्चा क्या है अपने आप जो है मतलब में फिर से जो है वो अपनी कक्षा में अच्छी प्रगति करेगा और उसमें अच्छा इम्प्रूवमेंट होगा। तो इसमें आपका दूसरा आंसर सही होगा। तीसरा यहाँ पर एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंचई कलाकार बनना चाहता है, ठीक है। उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा? पहला, राज्य स्तरीय प्रतियोगिता को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके। दूसरा, अपने रंगमंचीय कलाकार साथियों के साथ समानुभूतिपूर्ण से नहीं तथा सहयोगी संबंध विकसित करना। तीसरा, उन रंगमंचई कौशलों को अधिक समय देना जिनसे वह प्रफुल्लित होता है। चौथा, संसार के श्रेष्ठ रंगमंचई कलाकारों की निष्पत्ति से संबद्ध साहित्य पढ़ने के लिए तथा उससे सीखने के प्रयास के लिए कहना। इसमें गेस करिए कि कौन सा सही होगा? इसमें आपका पहला सही होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके। अगर हम छात्रवृत्ति के लिए बच्चों को क्या है राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में जीतने का प्रयास करने के लिए अगर हम बोलेंगे तो क्या है छात्र जो है सिर्फ छात्रवृत्ति के लिए जो है वो अपना प्रदर्शन करेगा, न कि उसके अंदर से चीज़ें आएंगी। तो क्या करेगा वो सिर्फ छात्रवृत्ति के लिए काम करेगा। तो वो जो सृजनशील जो रंगमंचई जो कलाकार हम बनाना चाहते हैं वो संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर कलाकार जो है या जो छात्र है अगर सभी के सहाम जो है समानुभूतिपूर्ण अर्थात सभी लोगों के साथ में प्यार से या एक सहयोग से अगर वो विकसित करता है तो वो चीज़ें सही होंगी। तीसरा कह रहा है अगर उनके कौशलों को अधिक समय देना जिससे वह प्रफुल्लित होता है। अगर कोई बच्चा है अगर उसका किसी काम में मन लग रहा है और अगर उसी काम को अगर उससे हम करने के लिए देंगे तो क्या होगा वो प्रफुल्लित होगा और वो काम को अच्छे से कर पाएगा। चौथा है कि संसार के श्रेष्ठ रंगमंचई कलाकारों की निष्पत्ति से संबंध साहित्य पढ़ने के लिए तथा उसे सीखने का प्रयास करने के लिए। ये भी एक अच्छा है कि अगर वो किसी के साहित्य से प्रभावित होगा तो उसे आसानी से सीखेगा और उसमें उसकी रुचि पैदा होगी। तो इसलिए इसमें क्या है कि कौन सा सबसे कम प्रेरक होगा वो आपका पहला होगा सबसे कम प्रेरक। नंबर 26 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांतकार यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी बुद्धि एवं विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? पहला है बंडूरा, दूसरा है मैस्लो, तीसरा है स्किनर और चौथा है पियाजे। आप लोग गेस करिए कौन सा सही होगा? आपका दूसरा सही होगा। आप लोग जानते होंगे कि जो मैस्लो ने जो है अपने विकासात्मक मॉडल में कितने क्रमिक सोपानों को स्पष्ट किया है? 8 क्रमिक सोपानों को स्पष्ट किया है, जिसमें उसने स्पष्ट रूप से बताया है कि बच्चे जो है वो अपनी वृद्धि और विकास के लिए क्या करते हैं? कठोर अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका दूसरा सही होगा। 26 का आपका दूसरा सही होगा। नंबर 27 आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम में सहायक हो सकता है? पहला कह रहा है बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए परीक्षणों की संख्या को बढ़ा देना। दूसरा कह रहा है अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना। तीसरा कह रहा है समानता बनाए रखने के लिए किसी एक अनुदेशन पद्धति पर टिके रहना। चौथा कह रहा है कालांश की अवधि को 40 मिनट से 50 मिनट तक बढ़ा देना। इसमें आप लोग गेस करिए कि कौन सा सही होगा? इसमें आपका दूसरा सही होगा। देखिए अगर अध्यापकों द्वारा बच्चों को अधिक छूट और बढ़ावा दिया जाता है या सहायता दिया जाता है तो क्या करेंगे बच्चे जो है कक्षा में जो अधिगम जो है अधिक सहायक हो सकता है। इसका अब हम एक उदाहरण से देखें तो देखो अगर बच्चों को किसी विषय में अगर हम आपस में क्या करवा देते हैं वाद विवाद प्रयोगिता करवा देते हैं तो बच्चे क्या हैं कि उन्हें अधिक छूट मिलेगी और वो एक दूसरे का क्या करेंगे सहायता करेंगे, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करेंगे। तो इन सब के द्वारा जो है अध्यापकों द्वारा बच्चों को अगर छूट दी जाती है, छूट को बढ़ावा दिया जाता है और सहायता दी जाती है तो क्या करेगा बच्चा जो है अधिगम में ये तत्व जो है वो बच्चों के अधिगम के क्या हो सकते हैं? सहायक हो सकते हैं। इसलिए आपका इसमें जो है दूसरा आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 आपका कह रहा है कि परिपक्व विद्यार्थी। पहला कह रहा है इस बात से विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। दूसरा है अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। तीसरा है अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। चौथा है कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते हैं। तो आप लोग गेस करिए कि कौन सा होगा? देखिए इसमें आपका तीसरा सही होगा। अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। देखिए परिपक्व विद्यार्थी जो होता है उसका जो दो पहली बात तो ये है कि परिपक्वता को जो संबंध होता है वो बौद्धिक और भावनात्मक क्या होता है? दोनों होता है। परिपक्वता तो क्या है बौद्धिक और भावनात्मक दोनों रूप में होता है, ठीक है। इसलिए अगर परिपक्व विद्यार्थी जो है निर्णय लेने में बौद्धिकता और जो भावना है इन दोनों ही परिस्थितियों को विषय वस्तु के अनुसार प्रयोग करता है, ठीक है। वह कभी कभी भावनाओं का भी सहारा लेता है अपने अध्ययन संबंधी कार्यों को करने में। तो इसलिए इसमें आपका जो है वो 28 का जो है आपका तीसरा प्रश्न या तीसरा मतलब में विकल्प है वो सही होगा कि अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है
2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपनी तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? पहला है विकास क्रमिक प्रकार से होता है, दूसरा है विकास निरंतरीय होता है, तीसरा है अलग अलग लोगों में विकास भी भिन्न रूप से होता है, चौथा विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण है। गेस करिए कि कौन सा सही हो। इसमें आपका चौथा सही होगा, विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण है। देखिए विकास जो है वो एक प्रक्रिया है, ठीक है, जिसमें से विभिन्न सोपान और लक्षणों से गुजरना पड़ता है। तो विभेद और एकीकरण जो है ये दो लक्षण हैं, ठीक है। इसलिए जो पहली बार आया बच्चा और दूसरी बार आया बच्चा ये क्या है, दोनों एक ही है, लेकिन उनकी जो है प्रतिक्रियाएं अलग अलग हैं, ठीक है, जो विकास के कारण हुए परिवर्तन को। भाई अगर पहली बार जो बच्चा आएगा वो पहले वातावरण से वाकिफ नहीं होगा, लेकिन जब वो वही बच्चा दोबारा आता है तो क्या हो जाता है, उस वातावरण से वाकिफ हो जाता है या उसका क्या हो जाता है, डेवलपमेंट हो जाता है। तो जो विकास से जो परिवर्तन आता है वो कहाँ पे परिवर्तन कहाँ से प्रदर्शित होगा, आपका व्यवहार से प्रदर्शित होगा, ठीक है। तो वो जो विभेद और एकीकरण विकास के लक्षण हैं, तो इससे क्या होगा कि जब पहली बार बच्चा आया है दूसरी बार बच्चा आया है, दोनों चीज़ें एक ही हैं लेकिन उसकी प्रक्रियाएं भिन्न हैं, ठीक है। जो विकास के कारण जो है वो परिवर्तन होता है तो उसके व्यवहार और क्रियाकलाप द्वारा स्पष्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए आपका विभेद व एकीकरण जो है क्या है, विकास के लक्षण है। तो 29 का आपका क्या होगा, चौथा प्रश्न सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, आनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मक को प्रभावित करती है। दूसरा है, गोद लिए गए बच्चों को वही बुद्धि लब्धांक IQ होता है जो गोद लिए गए उनके सगे भाई बहनों का होता है। तीसरा है, अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता है। चौथा है, विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका गेस करिए कि कौन सा सही होगा। इसमें आपका पहला सही होगा, ठीक है। आनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। देखिए कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, तो विशेष परिस्थिति या विशेष पर्यावरण में प्रतिक्रिया जो है वो उसकी आनुवांशिक बनावट और वो जो विकास के क्रम में सीखेगा या उसके द्वारा जो मान्यताएं धारण की गई हैं वो निर्धारित करती हैं। तो जो आनुवांशिक बनावट है और जो परिवेश की गुणवत्ता है वो क्या है, व्यक्ति के प्रत्युत्तरात्मकता गुण को क्या करती है, प्रभावित करती है। इसलिए आपका पहला सही होगा। आनुवांशिक बनावट से तात्पर्य ये है कि अगर मान लो कोई व्यक्ति नाटा है तो वो लंबे वाले व्यक्ति का काम नहीं कर पाएगा, कोई व्यक्ति लंबा है तो नाटा वाला व्यक्ति जो कर सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हैं वो नहीं कर सकता है। परिवेश की गुणवत्ता के प्रति मान लो कोई गुण अगर किसी चीज़ के लिए ज़रूरत है अगर उसके पास नहीं है तो कहीं ना कहीं ये उसके प्रत्युत्पादकता के गुण को प्रभावित करती हैं। तो इसलिए आपका जो है पहला है वो एकदम सही है, बाकी जो तीनों हैं वो आपके गलत हैं, ठीक है। क्योंकि गोद लिए गए बच्चों का वही बुद्धि लब्धांक IQ होता है जो गोद लिए गए उनके सगे भाई बहनों का होता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि बुद्धि लब्धांक जो है वो उनके सीखने के ऊपर डिपेंड करता है। अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता है, गलत है, प्रभावित करता है। विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, गलत है, क्योंकि उस पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए आपका इसमें पहला सही होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के, और सीटेट स्पेशल के लिए आप लोग चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।